आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मामून मददगार मुशर्रफ महमूद और आपको इल्म व अदब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप खुशो खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, बल्कि इस यकीन के साथ। आप जानते हैं जो स्टूडेंट्स, हम साल अव्वल के लेक्चर्स कर रहे हैं नई बुक 2025 के मुताबिक, और आज हमारा मौजू है सबक नंबर 9, ड्रामा दहलीज। ये एक ड्रामा है जो टेलीविजन के लिए लिखा गया था, अमजद इस्लाम अमजद का। आपके इस किताब में इसके दो सीन नंबर 14 और सीन नंबर 15 शामिल है। सीन नंबर 14 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सीन नंबर 15 से। मुख्तसर आपको रिकैप दे दूं, ये दो घरानों की कहानी है। एक अहमद अली का घराना है, एक फ़कीर हुसैन का घराना है। अहमद अली प्रॉपर्टी का काम जायज़ नाजायज़ सारे करता है, प्लाजे वगैरह बनाना, ठेके लेना, तो वो अमीर है। अब वो अहमद अली एक नया प्लाजा बनाना चाहता है शहर में बड़ा, और जिस जगह पे बना रहा है उस जगह के साथ फ़कीर हुसैन की आबाई ज़मीन घर मौजूद है। अहमद अली चाहता है कि फ़कीर हुसैन उसको घर बेच दे, लेकिन फ़कीर हुसैन घर बेचने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो समझता है कि उसे घर नहीं खरीद रहा, वो उसकी इज्जत और खुददारी और ईगो खरीदना चाह रहा है, सो वो इनकार कर देता है। यूं दो घरानों में एक झगड़े और की कैफियत रहती है। अहमद अली खुद भी, उसके बेटे भी, और अपने कारिंदों के जरिए, बदमाशों के जरिए भी प्रेशर डलवाता है फ़कीर हुसैन और उसके घर वालों पर, मगर वो प्रेशर में नहीं आते। इसी दौरान अहमद अली बीमार हो जाता है, तो फ़कीर हुसैन, जो उनका रिश्तेदार यानी चचाज़ादा भाई कह लें, कज़न कह लें, फ़कीर हुसैन उसका बहुत ख्याल रखता है, और अहमद अली जब ठीक हो जाता है तो वो उसका एहसानमंद होता है। यूं जो दो घरानों में एक झगड़ा चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है, ताल्लुकात बहाल हो जाते हैं। ताल्लुकात बहाल होने के बाद ये आपने पहले सीन नंबर 14 में देखा। आज सीन नंबर 15 में हम देखेंगे अहमद अली का एक बेटा है खालिद, जो फ़कीर हुसैन की बेटी सईदा को पसंद करता है और सईदा भी उसे पसंद करती है। तो एक तासुर ये था कि एंड पे उनकी शादी हो जाएगी, लेकिन एंड पर ऐसा नहीं होता। सईदा खालिद को पसंद करने के बावजूद उसके साथ शादी करने से इनकार कर देती है, और वो पसंद करने लगती है एक और किरदार इसके अंदर था, उसको पसंद करने लग जाती है, और वो किरदार है रफीक। रफीक जिसका माजी क्रिमिनल है और एक जहांगीरदार, बड़ा जागीरदार है, जो जमीनों का नाजायज इस्तेमाल करता है, उसका कारिंदा है। दिल का बुरा नहीं। फ़कीर हुसैन के बेटे और सईदा के भाई अख्तर का दोस्त भी है। तो अख्तर और सईदा के समझाने पे वो जराइम की दुनिया छोड़ देता है, ठीक है, शरीफ आदमी बन जाता है। जब वो जराइम की दुनिया छोड़ देता है, अपनी इस्लाह करता है, तो कहीं ना कहीं सईदा भी उसको पसंद करने लगती है। तो आखिर में जब अहमद अली रिश्ता मांगता है अपने बेटे के लिए फ़कीर हुसैन की बेटी का, तो सईदा इनकार कर देती है और फैसला करती है कि वो उसके अहमद अली के बेटे खालिद से शादी नहीं करेगी, बल्कि रफ़ीक से शादी करेगी। ये मैंने ओवरऑल आपको समराइज कर दिया, और मैंने आपको पहली एपिसोड में भी इस मूवी का क्लिप दिखाया था। या आप दोबारा देख लें अगर आपने नहीं देखा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ड्रामा क्या था। तो ये इस ड्रामे में फ़कीर हुसैन का किरदार अदा कर रहे हैं कवि। तो आप देखें वो जायदाद का असल तनाज़ा क्या था। उस क्लिप को दोबारा देखिए। जी जन, आपने इसी ड्रामे का क्लिप देखा और आपको समझ आ गई होगी कि फ़कीर हुसैन अहमद अली को जायदाद क्यों नहीं बेच रहा था, और अब उसके लिए तैयार हो गया बेच। इसमें जो आप देख रहे हैं, किरदार अदा किया फ़कीर हुसैन का कबीर खान ने, और सईदा का किरदार अदा किया रूही बानो ने। एक सीनियर अदाकारा थी, बहुत अच्छी अदाकारा थी, लेकिन किस्मत ने इनके साथ क्या किया, इनकी ज़हनी हालत ख़राब हो गई। लाहौर के दिमागी हॉस्पिटल, आप मेंटल हाउस कह लें, वहाँ पे ये रहीं। मैंने इनको जाकर देखा,
और इस हालत में देखा कि इनको अपनी भी होश नहीं थी। तो देखिए वक्त किस किस तरह से चलता है। चलिए बहरहाल वापस आते हैं सीन नंबर 15 की तरफ। सीन नंबर 15 का आगाज ये होता है कि अहमद अली का घर है और वो अभी आपको बताया अहमद अली बीमार था, वो सेहतमंद हो चुका है। तो अहमद अली के घर के सारे अफराद मौजूद हैं, फकीर हुसैन के घर के सारे अफराद मौजूद हैं, एक तरह की सेहत का जश्न मना रहे हैं। अहमद अली का घर, अहमद अली आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, सब लोग उसकी तरफ खुश नजरों से देख रहे हैं, यानी एक जश्न मनाया जा रहा है अहमद अली की सेहतयाबी का। फकीर हुसैन जरा आहिस्ता, डॉक्टर साहब ने 50 कदम चलने को कहा था, ये नहीं कहा था कि तेज गाम की तरह चलना है। तेज गाम पाकिस्तान की ट्रेन है जो बहुत तेज चलती है, तो मजाक से बात कर रहे हैं कि ठीक है चलो, अच्छी बात है तुम चलो, लेकिन आहिस्ता चलो। इस बात पर सब हंसते हैं, सब कहके लगाते हैं, यानी ये खुशी का माहौल बना हुआ है घर में। अहमद अली कहते जी मैं इतना खुश हूं, जी चाहता है कि सारी दुनिया में घूम जाए। यानी आप मरीज आप समझ सकते हैं, जो बेड पर पड़ा रहा हो और वो उठ के चल रहा हो, तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात है। नीलम जो अहमद अली की बेटी है, शरारत आमेज लहजे में, मगर कराची के आगे तो समंदर शुरू हो जाता है अबू, यानी आप कैसे आगे जाएंगे, आगे तो समंदर है, ठीक है, कराची का प्लेस आइए। सलमा जो अहमद अली की बीवी है, मोहब्बत से बहुत बदतमीज होती जा रही है। अख्तर जी बिल्कुल, अख्तर जो फकीर हुसैन का बेटा है और वो कहीं ना कहीं वो भी पसंद कर रहा है सलमा को, वो उसकी तारीफ करता है। नीलम आप मत बोला करें बीच में। अहमद अली क्यों नहीं बोलेगा ये, बल्कि हम तो ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि तुम इसके सामने बोल ही ना सको। क्यों सलमा, सलमा से पूछ रहा है, और अगर सलमा कह रही है कि ये फिर भी बाज नहीं आएगी। तो आप देखिए जिस तरह एक घर में होता है खुशगपियों का माहौल, तो आपस में इस तरह से खुशगपियां की जा रही हैं। अहमद अली क्यों, मां से कुछ इनहेरिट नहीं किया इसने। अब इनहेरिट होता है यानी जो विरासत में जायदाद जागीर मिलती है, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरसा कह रहे हैं। सलमा क्या, तो समझी नहीं। अहमद अली मेरा मतलब है मां से कुछ सीखा नहीं इसने। सलमा अच्छा, गोया अब उसको बात समझ आ गई। तो यह सिर्फ इन डायलॉग्स डालने का मतलब ये है कि घर में वो बताना चाह रहे हैं राइटर कि एक खुशगवार माहौल है और सब आपस में खुशगपियां कर रहे हैं, इससे ज्यादा इसका कोई कंसर्न नहीं। फकीर हुसैन कहते हैं क्यों तुम दोनों मेरी बेटी के पीछे पड़ गए हो, इधर आओ बेटी, मेरे पास आओ। नीलम हैरत से सबकी तरफ देखती है, एकदम उनका मतलब समझकर शर्मा जाती है, अंदर की तरफ भाग जाती है, सब हंस पड़ते हैं। क्योंकि जो फकीर हुसैन का बेटा अख्तर है वो उस लड़की में दिलचस्पी ले रहा है, तो वो इस बात को समझ जाते हैं। अहमद अली बोलते हैं इस मौके पे, मेरा ख्याल है भाई फकीर हुसैन, अब जब कि अल्लाह ने हम सब पर मेहरबानी कर दी है, तो मैं तुमसे कुछ मांग ही लूं, क्योंकि घर में एक अच्छा एक माहौल बना हुआ है। फकीर हुसैन मुस्कुराते हुए, जो मांगना है सीधी तरह मांगना, चकमा न देना पहले की तरह। वो पहले जो जायदाद का तनाज़ा था उस तरफ इशारा कर रहे हैं। अहमद अली नहीं फकीर हुसैन, अब ऐसा नहीं होगा, अब मैं, खैर छोड़ो उसे। सादिया बेटा जरा यहां आना। सादिया चौंक कर उसकी तरफ देखती है, तुम भी आओ खालिद बेटा। यानी अहमद अली अपने बेटे खालिद को बुला रहा है और साथ ही फकीर हुसैन की बेटी सादिया को भी बुला रहा है। खालिद जी उठकर उसके पास जा बैठते, यानी बेटा बाप के पास आ बैठा है। यहां आओ बेटी मेरे पास। और अब अहमद अली फकीर हुसैन की बेटी को बुला रहा है। सईदा मैं यही ठीक हूं चचा जान। चचा जान अब यानी पता लग रहा है कि आपस में कजन है अहमद अली और फकीर हुसैन। अहमद अली अरे नहीं भाई, तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हें यहां क्यों बुला, क्यों फकीर हुसैन। फकीर हुसैन को इन्वॉल्व करे क्योंकि फकीर हुसैन को पता है सारी बात का कि ये रिश्ता मांग रहा है मेरी बेटी का, और फकीर हुसैन भी रजामंद है, क्योंकि
वो खालिद और सईदा भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। फकीर हुसैन जी मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है। फकीर हुसैन पहले मुस्कुराता है, फिर गौर से सईदा की तरफ देखता है। इस तरह होता है ना फेस रीडिंग करना। अब फकीर हुसैन समझने की कोशिश कर रहा है कि जब अहमद अली सईदा को बुला रहा है तो सईदा क्यों नहीं जा रही। तो फिर आखिर पूछते हैं बेटी से, क्या बात है सईदा बेटी। सईदा अटकते हुए, जब ना हम कुछ शर्मा रहे हो, लिहाज हो, तो अटक अटक के बात करते हैं। अटकते हुए, अबू चचा जान मुझे जिस लिए अपने पास बुला रहे हैं, मैं वो नहीं कर सकती। यानी सईदा को भी पता है कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है। वो दरअसल अपने बेटे के लिए रिश्ता मान। सलमा हैरत से, सलमा कौन, अहमद अली की बीवी। मगर बेटी खालिद और तुम तो आगे जगह लाइंस, यानी मतलब यह है कि वो कहना चाह रही है तुम तो किसी को पसंद करते हो। दरमियान में अहमद अली बात को टोक देता है, हाँ बेटी तुम दोनों तो। अब इससे पहले कि अहमद अली की बात मुकम्मल होती, सईदा खुद बोल पड़ती है। कहती है उस वक्त और बात थी चचा जान, उस वक्त और बात थी। इसका क्या मतलब है, यानी पहले वो खालिद को पसंद करती थी, खालिद से शादी करना चाहती थी, अब हालात बदल गए। ठीक है ना, उस वक्त और बात थी, इसका मतलब है अब हालात बदल चुके हैं। मैं दरअसल ज़रा एक लड़की है, हमारा मशरकी कल्चर है तो लड़कियां शर्मा कर ही बात करती हैं। फकीर हुसैन हैरत से अपनी बेटी को देखता है, खालिद को तो तुम पसंद करती हो बेटी। सईदा, खालिद बहुत अच्छे हैं अबू, बहुत अच्छे, मगर आप कहा करते हैं ना कि वो किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो अपने आप को मारना पड़ता है, अपने अंदर से, अपने हिस्से से कुछ काट कर उसे देना पड़ता है। यानी इसको आप सिंपल आप कहें कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। सीधा मैंने भी यही सोचा अबू, यानी अपने बाप की बाप को कह के फिर अपनी राय दे रही है। मैंने भी यही सोचा अबू, हम सबके पास सब कुछ है, आराम, सुकून, तवज्जो, खुशी, मोहब्बत, लेकिन एक शख्स ऐसा है अबू जिसके पास इनमें से एक चीज भी नहीं, यानी ना आराम, ना सुकून, ना तवज्जो, ना खुशी, ना मोहब्बत, बिल्कुल अकेला है। फकीर हुसैन हैरत से, इसकी बात कर रही हो बेटी। अख्तर चंद लम्हे सईदा को तजब्जुब में देखता है, यानी हैरानगी से देखता है, और एकदम आगे बढ़ के कहता है रफीक। यानी अख्तर समझ जाता है जो सईदा का भाई है कि ये रफीक की बात, तुम रफीक की बात कर रही हो ना। सईदा इस बात में सर हिलाती है, मगर सईदा रफीक वो रुक जाता है, क्योंकि वो भी जानता है कि वो तो जेल जा रहा है, बल्कि जा चुका है। सईदा अपने भाई से मुखातिब है, तुम तो उसे जानते हो अख्तर, हम सबसे ज्यादा जानते हो, क्योंकि वो उसका दोस्त है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, शक्ल से गवार लगता है, उसका माजी दागदार है, मगर ये सब कुछ उसकी अपनी मर्जी से नहीं हुआ। बाज़ औक़ात हालात हम ऐसी जगह पे ले जाते हैं। इतनी अजियत और तकलीफ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तो उसकी मदद करनी चाहिए, अख्तर, हिफाजत करनी चाहिए उसकी। अख्तर, हाँ ये तो ठीक है। यानी अख्तर अपनी बहन सईदा की राय की तायद करता है कि उसने बड़ी कुर्बानी दी, जराइम की दुनिया को छोड़कर अब अच्छा शहरी बनना चाहता है, हमें उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अहमद अली नहीं जानता सूरत हाल को, तो अहमद अली पूछता है कौन है ये रफीक। आबिद जवाब देते हैं, डैडी वही है जिसने मुझे सरदार जहांगीर की कैद से निकाला। सरदार जहांगीर जो बुरा इंसान था और रफीक दरअसल उसी के साथ काम करता था, तो रफीक ने उसकी कैद से निकाला। यानी बुरे आदमी के साथ वो अटैच तो था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। सलमा क्या करता है, सलमा इंक्वायरी कर रही है अहमद अली की बीवी। आबिद बोलता है मगर सईदा, वो अख्तर बता रहा था ही इज अंडर अरेस्ट, यानी उसने गिरफ्तारी दे दी है, वो तो गिरफ्तार है। सईदा इस बात में सर हिलाते हैं कि वाकई ही वो उससे गिरफ्तार है। तो मेरा मतलब है, यानी आबिद अली पूछना चाह रहे कि वो गिरफ्तार है, तुम उसके साथ शादी कैसे कर सकते हैं।
वो अच्छा है या बुरा है वो तो अब इस वक्त हवालात में है, कैद में है। सीधा कहती है किसी और को हो ना हो, हमें तो पता है आबिद कि उसने जो कुछ किया क्यों किया, वो भी हालात से मजबूर था। यानी कहते हैं वो भी इस्तेमाल हुआ था जहांगीर के हाथों। जहांगीर जी एक जिम्मेदार था, उसके हाथों वो इस्तेमाल हुआ था और अब जहांगीर भी मर चुका। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कुफारा अदा कर दे, कफारा क्या होता है, उसकी सजा भुगतना, तो उसने खुद ही, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, उसने खुद गिरफ्तारी की थी, यानी कफारा भी हो गया। तो अब वो सईदा के दिल में खर्च कर चुका। अगर एक गुनाहगार तौबा कर ले, कफारा अदा कर दे, अपने जुर्मों का सजा भुगत ले, अपने गलत की, तो क्या इसके बाद भी मुआशरा उसे कबूल ना करे? यानी उसका हक बनता है कि मुआशरा उसको कबूल कर ले। अहमद अली आर्गुमेंट कर रहा है क्यों नहीं करे बेटी, मगर उसके लिए तुम क्यों? ठीक है वो अगर अच्छा है तो मुआशरे को कबूल करना चाहिए, लेकिन उसके साथ तुम क्यों शादी करो? मतलब कोई भी तो कर सकता है ना, तुम ही क्यों? तो जानना चाहता है कि तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। सीधा जवाब देती है इसलिए चचा जान कि इस तस्वीर का ये रूप सिर्फ हम लोगों ने देखा। अगर हम उसे माफ नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया कैसे करेगी? वकील हुसैन की तरफ देखती है, यानी अपने बाप की तरफ। मैंने ठीक कहा ना अबू? यानी अब अपने बाप की राय लेना चाह रही है। वकील हुसैन, तुमने बहुत अच्छा सोचा है बेटी, लेकिन अगर तुमने उसे सहारा देने का फैसला कर ही लिया है तो उससे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुमने उस पर रहम खाकर उसे कबूल किया है। एहसान के इजहार से उसकी बरकत जायल हो जाती है बेटी। सईदा, मुझे एहसास है अबू, ऐसा कभी नहीं। वो रोते हुए बाप के सीने से लगती है। मुझे शायद ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी अबू, मुझे माफ कर दीजिए। हमारी मशरकी तहजीब है कि बेटियां ऐसी शादी की बात खुद नहीं करती, लेकिन माहौल हालात वाकयात ऐसे थे कि उसने खुद। तो ये आपने ड्रामा दहलीज का सीन नंबर 15 देखा। मैंने कोशिश की है कि आपको साथ साथ वजाहत करता रहूं। उम्मीद है आपको ड्रामा सारा समझ आ गया होगा। जब स्टूडेंट्स खुद पढ़ते हैं पहली दफा तो ये किरदार समझ नहीं आते, तो मैंने कोशिश की कि किरदारों को एक्सप्लेन कर। एंड पर हम ड्रामे का जरा खुलासा देख लेते हैं। स्टूडेंट कहते हैं खुलासा जरूर कराया करें। खुलासा आप जानते हैं 10 नंबर का होता है, 1 नंबर मुसन्नफ के नाम का, 9 नंबर का खुलासा। आपने टोटल सबक का 1/3 करना होता है, यानी जितना टोटल सबक होता है खुलासे में आपने उसको तीसरे हिस्से में बयान करना होता है। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसको आपको वजाहत करूं, ये ड्रामा 2000, यानी अगर आपके अल्फाज गिनते हैं तो तकरीबन 2000 अल्फाज हैं, तो 1/3 इसका तकरीबन बनता है 600-650। तो मैंने कोशिश की कि 1/3 में ही खुलासा। तो मैं रीड आउट कर देता हूं, बाकी आपके सामने है कंटेंट। मुसन्नफ का नाम अलग से लिखेंगे क्योंकि इसका एक नंबर अलग होता है। तो मुसन्नफ ड्रामा निगार का नाम अमजद इस्लाम। अमजद, इस ड्रामे के तारुफ में बताया गया है कि ड्रामा अहमद अली और फकीर हुसैन के दो खानदानों के गिर्द घूमता है। अहमद अली एक लालची और खुदगर्ज कारोबारी शख्सियत है जो शहर में एक नया प्लाजा तामीर करना चाहता है और उसके लिए वो अपने रिश्ते के भाई फकीर हुसैन की आबाई जमीन भी प्लाजे में शामिल करना चाहता है, मगर वो किसी तौर पर भी बेचने पर रजामंद नहीं होता। अहमद अली के बीमार होने पर फकीर हुसैन उसकी तीमारदारी करता है, जिससे दोनों खानदानों के दरमियान रंजिशें खत्म हो जाती हैं। अहमद अली अपने बड़े बेटे खालिद के लिए फकीर हुसैन की बेटी सईदा का रिश्ता मांगता है, मगर सईदा रफीक के बातनी किरदार से मुतासिर होकर उसके साथ शादी का फैसला कर लेती है, यानी रफीक के साथ। निसाबी सबक में ड्रामे का सीन नंबर 14 और सीन नंबर 15 शामिल है। तो इसी तरह से आप खुलासे को लेकर चलेंगे इकट्ठा, क्योंकि सारे अलग अलग नहीं होता। सीन नंबर 14 का आगाज में रफीक के डेरे से होता है। अब देखिए मैंने इसको जरा हाईलाइट कर दिया, आप भी हाईलाइट कर दीजिएगा ताकि पता चलता रहे कि अब सीन नंबर 14 या 15 होता है। तो सीन नंबर 14 का आगाज रफीक के डेरे से होता है, जहाँ फकीर हुसैन का बेटा अख्तर
और बेटी सईदा रफीक से मिलने आते हैं और उसे खुशी से बताते हैं कि सरदार जहांगीर जलकर मर गया, जो जमीनों का नाजायज इस्तेमाल करता था और जराइम छोड़ने से पहले रफीक उसी के साथ काम करता। सईदा रफीक में मस्बत तब्दीलियों की वजह से उसको पसंद करने लगती है और उसे घर आने और अब्बू से मिलने की दावत देती है, मगर रफीक आजुर्दगी से कहता है कि अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह जरूर हाजिर होगा। इस पर मुलाजिम सलामत इंकशाफ करता है कि रफीक ने गिरफ्तारी देने का फैसला कर लिया है, जिस पर दोनों हैरत ज़दा हो जाते हैं। सलामत उन दोनों से दरखास्त करता है कि वो रफीक को समझाएं कि वो अपनी गिरफ्तारी देने का फैसला बदल लें, मगर रफीक इनकार करते हुए कहता है कि शरीफ आदमी बनने के लिए मुझे वो सारे बोझ अपनी गर्दन से उतारने होंगे जो मैंने इन 12 सालों में जमा किए। रफीक खुद को कानून के हवाले करने के लिए जाने लगता है तो सलामत भी वफादारी निभाते हुए उसके साथ गिरफ्तारी देने का फैसला करता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर सीन नंबर 14 खत्म होता है। तो आप खुलासे में ऐसे ही लगातार ही चलाएंगे, लेकिन जरा इसको हाईलाइट कर देंगे इस लफ्ज को, सीन नंबर 15 को। तो सीन नंबर 15 का आगाज अहमद अली के घर से होता है, जहां अहमद अली और फकीर हुसैन के घर के तमाम अफराद जमा है। अहमद अली की सेहतयाबी पर घर में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हैं। अहमद अली अपने बेटे खालिद और फकीर हुसैन की बेटी सादिया को अपने पास बिठाने के लिए बुलाता है ताकि उनके रिश्ते की बात की जा सके, मगर सईदा बात को समझते हुए पास बैठने से इनकार कर देते। फकीर हुसैन सादिया की तरफ सवालिया नजरों से देखता है तो वो कहती है कि खालिद बहुत अच्छे हैं, मगर अबू जान आप ही कहा करते हैं कि किसी दूसरे के लिए कुछ करना हो तो अपने आप को मारना पड़ता है। मैंने भी अपने आप को मारते हुए फैसला किया है कि ऐसे शख्स का साथ दिया जाए जो बिल्कुल तन्हा है। अख्तर सईदा की बात को समझते हुए पूछता है, तुम रफीक की बात कर रही हो? तो वो असबात में सर हिला देती है, कहती है कि इतनी अजियत और तकलीफ देखने के बावजूद अगर किसी आदमी के अंदर का इंसान जिंदा है तो उसकी मदद करनी चाहिए। अहमद अली सईदा से पूछता है, इसके लिए सिर्फ तुम ही क्यों? तो सईदा जवाब देती है कि इस तस्वीर का ये रुख सिर्फ हम लोगों ने देखा है, अगर हम उसे माफ करके कबूल नहीं करेंगे तो फिर बाकी दुनिया उसे कैसे कबूल? फकीर हुसैन बेटी के फैसले की तायद करते हुए उसे नसीहत करता है कि तुमने उसे सहारा देने का फैसला कर ही लिया है तो उसे कभी ये एहसास ना होने देना कि तुमने उस पर रहम खाकर कबूल किया है। तो सईदा तावीद में सर हिला देती है और रोते हुए बाप के सीने से लग जाती है और कहती है, मुझे शायद ये बात इस तरह से नहीं करनी चाहिए थी, अबू मुझे माफ कर दे। स्टूडेंट्स, आपने खुलासा देखा। उम्मीद है आपको ड्रामे के किरदार और ड्रामे का असल मकसद समझ आ गया होगा और इम्तिहान में कोई भी सवाल आए तो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। ये बेटा आपका अपना चैनल है, बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। आपका इखलाकी फर्ज भी है और मेरी रिक्वेस्ट भी है कि इस चैनल को आगे से आगे शेयर किया कीजिए इन वीडियोस को, ताकि इल्म की रोशनी बढ़ती रहे, चिराग से चिराग जलता रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।